नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम टोटल 4 जनजाति को देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। आज हमने 4 जनजाति कौन कौन से शामिल किया अगर मैं आपको बताऊं तो महली जनजाति है, करमाली जनजाति है, बैकर जनजाति है और साथ ही साथ हमने खोंड जनजाति भी रखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि महली जनजाति की प्रजाति कौन सी है। महली जनजाति की प्रजाति कौन सी है, इसका आंसर करेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं द्रविड़, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं महली जनजाति से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, जहाँ से आपको याद रखना चाहिए, क्या क्या याद रखना चाहिए कि अगर हम गोत्र की संख्या की बात करते हैं इसमें, तो टोटल गोत्र की संख्या 16 है। ठीक है। अगर हम उप समूह की बात करते हैं रिजले के अनुसार तो टोटल 5 है। टोटल 5 आपको उप समूह देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। अगर इसके प्रमुख देवी देवता की बात करते हैं तो सूरजी देवी इनकी प्रमुख देवी देवता होती हैं, ये आपको याद रखना। उसके बाद जातीय पंचायत आपसे पूछा जा सकता है, तो जातीय पंचायत को क्या बोलते हैं? संढवार बोला जाता है। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वधु मूल्य अगर आपसे पूछ ले तब आप आंसर करिएगा पौन टका। ठीक है, पौन टका इनका वधु मूल्य होता है, ये आपको याद रखना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आंसर क्या बनेगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि महली जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। सर्वाधिक संकेंद्रण अगर आपसे पूछता तब हम आंसर क्या करते? तब आंसर करते रांची, सबसे ज़्यादा रांची में। लेकिन संकेंद्रण केवल पूछा है तो इसका आंसर सिब्बू में भी हो जाएगा, रांची में भी और हजारीबाग में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी डी आप लोग आंसर कर रहे हैं ना, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा महली जनजाति से कि महली जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है, तो शिल्पी जनजाति कहा जाता है। शिल्पी यानी कि ये शिल्पकार में काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, जैसे बांस की टोकरी बनाना या फिर बांस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे उपकरण बनाना इनका मुख्य पेशा होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इन्हें शिल्पी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो संकेंद्रण आपको सिब्बू में भी मिलेगा, रांची में भी मिलेगा और हजारीबाग में भी देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी चूज़ करेंगे। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं ना, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइएगा 3 का आंसर कि महली जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि महली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि महली जनजाति व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। बिल्कुल देखिए, लगभग जनजातियों का आपको जो है ना पितृसत्तात्मक देखने को मिलेगा, और जो भी पहले मातृसत्तात्मक थी वो पितृसत्तात्मक में बदल गई हैं, ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, राइट। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आंसर करिएगा कि महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो शुरुआत में हमने बताया था कि टोटल 16 गोत्र पाए जाते हैं और 5 उपसमूह में रिजले के अनुसार बांटा गया है। रिजले के अनुसार 5 उपसमूह में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है। ये 5 उपसमूह कौन कौन सा है, अगर मैं आपसे एक बार डिस्कस करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांसफोड़ महली। बांसफोड़ महली की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि ये बांस के वस्तु के उत्पादन में क्या होते हैं? बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद हम बताते हैं आपको पातर महली। अगर हम पातर महली की बात करते हैं तो ये बांस के उपकरण बनाने में, जो आप जानते हैं ना कि टोकरे वगैरह जो बांस का बनाया जाता है या कुछ भी बांस से रिलेटेड जो भी उपकरण बनाए जाते हैं, इसमें एक्सपर्ट होता है ये कौन? पातर महली। और खेती का कार्य करना भी इनका पेशा होता है, खेती कार्य भी करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर पातर महली से रिलेटेड पूछ ले कि इसका सर्वाधिक संकेंद्रण या मुख्य निवास कौन सा है, तो तमाड़ वाला क्षेत्र है। तमाड़ क्षेत्र है जो कि रांची में पड़ता है, आप जानते हैं। उसके बाद और भी हम बात करते हैं तो एक आपको तांती महली नाम रखना है याद, ठीक है ना। तांती महली की अगर हम बात करते हैं तो ये शादी विवाह में पालकी ढोने का काम करता है या फिर बाजा बजाने का काम करता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा सोलंकी महली। अगर हम सोलंकी महली की बात करते हैं तो कृषि और मजदूरी का कार्य करता है। कृषि और मजदूरी का कार्य करता है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखिएगा महली मुंडा। अगर हम महली मुंडा की बात करते हैं तो महली मुंडा से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि मजदूरी, ठीक है, मजदूरी और कृषि कार्य इनका भी मुख्य पेशा होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इनका मुख्य निवास स्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा?
लोहरदगा देखने को मिलेगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या करेंगे गाइस, कितने टोटल गोत्र होते हैं, टोटल गोत्र होते हैं 16 और उप जाति जो होते हैं टोटल होते हैं 5 रिजले के अनुसार, ये हमने आपको बताया था। नेक्स्ट बता दीजिएगा सही आंसर क्या बनेगा कि रिजले ने महाली जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया है। इसका आंसर सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए और इसका सही आंसर सभी को करिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी को आंसर करिए, सही आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अभी हमने बताया था ना कि टोटल 5 उप समूह आपको देखने को मिलेगा, किसके अनुसार, तो रिजले के अनुसार। अभी हमने बताया था 5 कौन कौन सा, तो बांसफोड़ महाली हमने बताया, पातर महाली बताया, तांती महाली बताया, सोलंकी महाली और कौन सा महाली मुंडा हमने बताया था। ये टोटल 5 जो है ना ये आपको उप समूह देखने को मिलेगा रिजले के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये नीचे बताइएगा कि निम्न पर विचार करें। अब देखिए जो पांचों आपको दिख रहा है ना ये रिजले के अनुसार है, टोटल 5 उप समूह जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर भी रहे थे। एक बार दोबारा मैं रिपीट करूँ तो देखिए बांसफोड़ महाली से रिलेटेड आपको याद रखना है कि बांस से वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। पातर महाली के बारे में हमने बताया कि बांस के उपकरण बनाते हैं ये और खेती का कार्य करते हैं, तमाड़ क्षेत्र में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। उसके बाद सोलंकी महाली से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि ये कृषि और मजदूरी का कार्य करती है, ये आपको याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तांती महाली की तो ये शादी विवाह में पालकी ढोने का और बाजा बजाने का काम करती है। और महाली मुंडा का है ना, महाली मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो लोहरदगा में आपको मुख्य निवास देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये। और कृषि और मजदूरी इसका भी मुख्य पेशा होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पूछा क्या है, एक्चुअली में पूछा हुआ है कि रिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन महाली जनजाति की उपजाति है। इसका आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे क्या है महाली जनजाति के उपजाति हैं। ये आपको याद रखना है। रिजले के अनुसार टोटल 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि ऊपर में हमने बताया था। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि पातर महाली का मुख्य पेशा क्या है। मुख्य पेशा क्या है, 7 का आंसर करिए। तो बिल्कुल कृषि कार्य, अभी तुरंत हमने बताया था ना कि कृषि कार्य इनका मुख्य पेशा है। और पातर महाली से रिलेटेड हमने बताया कि ये तो खेती करने का कार्य करते ही हैं, साथ ही साथ ये उपकरण बनाने का भी कार्य करते हैं, है ना। बांस का उपकरण ये बनाते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। और तीसरी बात ये भी याद रख सकते हैं कि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनका जो मुख्य स्थान आपको देखने को मिलेगा, निवास स्थान, वो तमाड़ वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी हमने बताया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि पातर महाली का संकेंद्रण मुख्यतः कहाँ पर है। तो आपको मुख्यतः संकेंद्रण कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और पातर महाली से रिलेटेड हमने बताया ना कि इनका जो मुख्य पेशा होता है कृषि कार्य करना या खेती कार्य करना, साथ ही साथ ये उपकरण बनाने का भी कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। टोटल 5 उपजाति रिजले के अनुसार अभी हमने बताया था, बांसफोड़ महाली, पातर महाली, तांती महाली, उसके बाद सोलंकी महाली और महाली मुंडा, ये सारे के सारे हमने बताए थे। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि बांसफोड़ महाली का मुख्य पेशा क्या है। बांसफोड़ महाली का मुख्य पेशा क्या है बताइए। तो बांस का उपकरण बनाना, बांस का सामान बनाना इनका मुख्य पेशा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 कि सोलंकी महाली का मुख्य पेशा क्या है। और गाइस सेशन को लाइक करते जाइए सभी को, ठीक है ना, लाइक करते जाइएगा। और जो भी शेयर कर सकते हैं एक एक शेयर, मात्र एक एक शेयर आपको कर रहा है, फटाफट से कर दीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाम और सुबह दोनों 8 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट बताइएगा कि सोलंकी महाली का मुख्य पेशा क्या है। 10 का सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल हमने बताया था कि कृषि मजदूरी इनका मुख्य क्या होता है, मुख्य पेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका सही आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लाइक करते हुए आंसर बता दीजिएगा कि तांती महाली का मुख्य पेशा क्या है। तांती महिला का मुख्य पेशा क्या है। तो हमने बताया था ना कि शादी विवाह में पालकी ढोने का काम करता है, साथ ही साथ बाजा बजाने का काम करता है। तब आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसका आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि महाली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या है। महाली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया था। और
12 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ जाना चाहिए। देखिए कृषि और मजदूरी इनका भी मुख्य पेशा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने संकेंद्रण बताया था, यानी कि मुख्य निवास स्थान बताया था। कहाँ पर बताया था बताइए? लोहरदगा, ये हमने बताया हुआ है। लोहरदगा इनका मुख्य निवास स्थान है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो कृषि और मजदूरी इनका मुख्य पेशा होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि महाली मुंडा की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है। तो लगभग जनजातियों की आपकी पितृसत्तात्मक देखने को मिलेगा। अब जानते हैं तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हालांकि जो भी पहले मातृसत्तात्मक जनजातियां थीं वो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक में लगभग जनजातियां बदली हुई हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको फ्री में देने वाला क्वेश्चन है कि पितृसत्तात्मक होता है महाली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। अब देखिए महाली जनजाति से रिलेटेड एक बार रिवाइज करिए तो क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखिए कि ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है। गोत्र की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो गोत्र की संख्या 5 होती है। उपजाति पूछ ले तो टोटल उपजाति या उप समूहों की संख्या 5 होती है। कौन कौन सा? तो बाजफोड़ महली, पातर महली, तांती महली, सोरंकी महली और महाली मुंडा, ये हमने डिस्कस किया अभी डिटेल में। उसके बाद आपको याद रखना क्या है कि इसमें जो देवी देवता होते हैं प्रमुख, वो सूरजी देवी होती हैं। सूरजी देवी, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ और भी अगर हम बात करना चाहें तो इसे शिल्पी जनजाति के रूप में जाना जाता है। शिल्पी जनजाति, क्योंकि ये शिल्पकार में यानी कि बांस वगैरह का टोकरी बनाने में या इससे रिलेटेड बांस से रिलेटेड कोई भी उपकरण बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इसे शिल्पी जनजाति या शिल्पकार जनजाति कहा जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके वधु मूल्य आप याद रखिएगा कि वधु मूल्य क्या होता है। तो 0.5% इनका वधु मूल्य होता है, ये आपको याद रखना है। 0.5% इनका वधु मूल्य होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इनके जातीय पंचायत को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके जातीय पंचायत को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आप आंसर कर सकते हैं संडवार, ठीक है ना। संडवार इनका क्या होता है? जातीय पंचायत होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद याद रखिएगा कि इनके जो पुरखों की पूजा होती है, पुरखों की पूजा उसे किस नाम से जाना जाता है बताइए? तब याद रखिएगा इसे गोड़म साकी के नाम से जाना जाता है। गोड़म साकी के नाम से जाना जाता है, जिसे बूढ़ा बूढ़ी पर्व भी कहा जाता है। बूढ़ा बूढ़ी पर्व भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो हालांकि इसका आंसर क्या बनेगा गाइस? पितृसत्तात्मक होती है महाली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर जितने भी आप लोग चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि महाली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर बताना है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि इनका विवाह टोटम वाद्य वंशों में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि महाली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। जी हाँ, बाल विवाह प्रचलित है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या करेंगे बताइए? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसका आंसर करिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि महाली जनजाति को इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, इसका आंसर करिएगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि ये शिल्पकार जनजाति होती है, यानी कि शिल्पी जनजाति के नाम से जानी जाती है, क्योंकि बांस से रिलेटेड बहुत सारे उपकरण बनाने में ये एक्सपर्ट होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि टोटल 5 इसके प्रकार हैं। हमने बताया रेजडे के अनुसार बाजफोड़ महली, पातर महली, तांती महली, सोलंकी महली और महली मुंडा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आंसर करेगा नेक्स्ट। निम्न में से कौन महाली जनजाति के प्रमुख देवी या देवता होते हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका भी आंसर हमने कई दफ़ा रिपीट किया है इसी वीडियो में, तो इसका आंसर आपको बताना है। और 16 का सही आंसर करिएगा। तो बिल्कुल सूरजी देवी आपका आंसर आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सूरजी देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाली जनजाति से रिलेटेड हमने क्या याद रखने को कहा है? सबको याद रखना है कि द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है। गोत्र की संख्या टोटल 16 है। उपजाति टोटल कितना है? 5 है, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। वधु मूल्य हमने बताया कि वधु मूल्य 0.5% है। 0.5% इनका क्या है? वधु मूल्य है। जातीय पंचायत को संडवार कहते हैं, संडवार कहते हैं। और सिल्ली क्षेत्र में एक विशेष पूजा होती है गैस। सिल्ली क्षेत्र में जो एक विशेष पूजा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, उल्लूर पूजा के नाम से जाना जाता है। उल्लूर पूजा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सिल्ली
तमाड़ वाले क्षेत्र में, सिल्ली वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं यानी कि सूरजी देवी जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूरजी देवी जितने भी आंसर कर रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ और देवी देवता होते हैं, जैसे आप याद रखिएगा कि 2 अन्य देवी देवता अगर आपसे पूछ ले तब आप याद रख सकते हैं। एक तो होती है मनसा देवी, ठीक है, एक मनसा देवी होती हैं और एक बड़ पहाड़ी, ठीक है। सूरजा देवी के अतिरिक्त मनसा देवी और बड़ पहाड़ी ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका सही आंसर है। आगे आंसर करिएगा कि इनमें से कौन से महली जनजाति के वे देवी देवता हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि एक तो सूरजी देवी तो है ही जो कि प्रमुख देवी देवता के रूप में जानी जाती हैं, तो सूरजी देवी हैं जो कि प्रमुख देवी हैं कह सकते हैं। उसके बाद और भी अन्य देवता की बात करें तो आपने अभी तुरंत बताया था कि बड़ पहाड़ी और मनसा देवी भी हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर बन जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं ना सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर करेगा कि महली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है। पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है। पुरखों की पूजा को बूढ़ा बूढ़ी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। बूढ़ा बूढ़ी पूजा के नाम से भी जाना जाता है और इसे गोड़म साखी के नाम से जाना जाता है, गोड़म साखी के नाम से। यानी ऑप्शन नंबर सी जितने भी कर रहे हैं 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोड़म साखी के नाम से यानी कि बूढ़ा बूढ़ी पर्व के नाम से जाना जाता है गोड़म साखी को। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आप लोग आंसर कर रहे थे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। आंसर करेगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। बताइएगा वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पौन टका के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी अगर हम वधु मूल्य की बात करते हैं तो एक आपको पौन देखने को मिलता है ना। पौन की अगर बात करेगा तो संथाल जनजाति में, हो जनजाति में, करमाली जनजाति में, हालांकि करमाली जनजाति में और किस नाम से तो आप याद रखिएगा हथुआ के नाम से भी जाना जाता है या हड़ुआ के नाम से करमाली जनजाति में। आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे हालांकि। उसके बाद पौन आपको और सौरिया पहाड़ी में और कोरा जनजाति में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी अगर हम बात करते हैं तो आप 1-2 और इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा। जैसे एक पोटे पूछा जाता है, अगर पोटे आपसे पूछ ले तो पोटे आपको कोल जनजाति में होता है, याद रखिएगा कोल जनजाति में। अगर आपसे हरजी पूछ ले, हरजी किस जनजाति का वधु मूल्य होता है, तब आप आंसर करेंगे बंजारा जनजाति का होता है, बंजारा जनजाति का। उसके बाद हमने कई बार बताया है कि जो टंडा होता है, टंडा क्या होता है, टंडा बताइए। टंडा जो होता है ना ये बिरहोर जनजाति का क्या होता है, युवा गृह होता है, युवा गृह। ये भी कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताइएगा एक दस्तूरी पूछा जाता है गाइस। दस्तूरी जो होता है ना, दस्तूरी ये चेरो जनजाति का वधु मूल्य होता है, चेरो जनजाति का वधु मूल्य होता है, ये आप याद रखिएगा। तो आंसर क्या करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर बी करेंगे यानी कि पौन टका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जितने भी ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या बनेगा कि महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। अभी तुरंत हमने बताया था ना कि संडवार के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। इसके अलावा एक बार हम रिवीजन करना चाहिए क्योंकि अगला एपिसोड में हम करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। बताइएगा कि सिले क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है, इसका आंसर करेगा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। तो उल्लूर पूजा, क्या बात है, वेरी गुड। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए सारे के सारे ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। जो हमने गोड़ोम पूजा की बात की है, गोड़ोम पूजा या गोड़ोम साखी की जो हमने बात किया था, गोड़म साखी के बारे में बात किया था ना कि गोड़म साखी क्या होता है। गोड़म साखी जो होता है ना ये बूढ़ा बूढ़ी का पर्व होता है, ठीक है, या पुरखों की पूजा होती है, ये हमने बात किया था। उसके बाद इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो सूरजी देवी होती हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने बताया था कि 2 अन्य देवता भी होते हैं, एक मनसा देवी होती हैं और एक बड़ पहाड़ी, ये भी हमने बात किया था, आपको पता होना चाहिए। और भी अगर आप दोबारा से याद रखना चाहें तो महली जनजाति में क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि
ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है। गोत्र की संख्या टोटल आपको 16 देखने को मिलेगा। उपजाति या उपसमूह की संख्या 5 मिलेगा। रेजरे के अनुसार कौन कौन सा, तो बसफोर्ड माहली जो कि बांस की वस्तु के बनाने में दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद हमने बताया था पातर माहली, ये बांस के उपकरण बनाते हैं, खेती का कार्य करते हैं और तमाड़ वाले क्षेत्र में ये ज़्यादातर निवास करते हैं। उसके बाद तांती माहली के बारे में हमने बताया था कि शादी विवाह में पालकी ढोने का काम करते हैं और बाजा बजाने का काम करते हैं। उसके बाद हमने बताया था सोलंकी माहली जो कि कृषि और मजदूरी का कार्य करती है। उसके बाद महली मुंडा के बारे में हमने बताया था कि मुख्य रूप से लोहरदगा में आपको देखने को मिलेगा और कृषि और मजदूरी इनका भी मुख्य पेशा होता है, ये आपको याद रखना था। उसके अलावा हमने वधु मूल्य बताया था कि वधु मूल्य कौन सा होता है, तो वधु मूल्य होता है गाइस कौन सा, पौन टका होता है इनका वधु मूल्य, पौन टका होता है वधु मूल्य, ये आपको याद रखना था। उसके बाद हमने बताया था सूरजी देवी इनके प्रमुख देवी होती हैं, आपको याद रखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, किस क्षेत्र में माहली जनजाति द्वारा विशेष पूजा की जाती है, कौन सी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उल्लूर पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ना, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं करमाली से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है अब हम यहाँ से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी और जिसकी संघर्ष थी जारी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से करमाली जनजाति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, तो फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा कि प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 10 का सही आंसर मैं चाहूँगा कि सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इस प्रोटोस्टोलॉयड प्रजाति से बिलोंग करता है। इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं ना, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने महली जनजाति के बारे में बात किया कि ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है, तो द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है, इसके बारे में हमने बात किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, प्रोटोस्टोलॉयड बनेगा। जितने भी प्रोटोस्टोलॉयड आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं करमाली जनजाति की, तो करमाली जनजाति से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो आपको याद रखना है कि इसका जो भाषा है, तो करमाली भाषा तो बोलेंगे ही, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इनकी जो मातृभाषा होती है गाइस, मातृभाषा याद रखिएगा, खोरठा इनकी मातृभाषा है। ठीक है, खोरठा इनकी मातृभाषा है, ये आपको याद रखना है। और भाषा परिवार अगर आपसे पूछेगा तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। गोत्र की संख्या टोटल 7 होती है इस जनजाति में। और इनका जो पवित्र नदी होता है, दामोदर नदी होता है। और दामोदर नदी की अगर हम बात करते हैं, तो दामोदर नदी से रिलेटेड हमेशा आपको क्या याद रखना है, 2-3 चीज़ें तो याद रखनी ही है कि टोटल डिस्टेंस 592 किलोमीटर या झारखंड में 290 किलोमीटर है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को, तो देव नदी के नाम से जाना जाता है और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये हमने कई दफ़ा आपको बताया है। अपवाह क्षेत्र याद रखिएगा कि 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इनका अपवाह क्षेत्र होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, तो चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। ये चूल्हा पानी स्थान कहाँ पर है, तो ये टोरी लातेहार से ये दामोदर नदी निकलती है। इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेंगे, यानी कि प्रोटोस्टोलॉयड जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि करमाली जनजाति की मातृभाषा कौन सी है। तो अभी हमने बताया था ना कि करमाली भाषा की मातृभाषा कौन सी है, तो खोरठा इनका मातृभाषा है, याद रखिएगा, खोरठा इनका मातृभाषा है, ये आप याद रखिएगा। और कुड़ुक किसका है, तो उरांव जनजाति का, आप जानते हैं। पंचपरगनिया, नागपुरी, खोरठा, करमाली ये किसके हैं, तो ये सदानों की भाषा होती है। ठीक है, सदानों की भाषा होती है। सदान जो कि हम बता चुके हैं कि ये झारखंड के मूल निवासी है लेकिन गैर जनजाति हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया था। तो इनकी भाषा कौन कौन सी होती है, तो खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी और करमाली इनकी क्या होती है, भाषाएं होती हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं करमाली की मातृभाषा की, तब इसका आंसर क्या बनेगा, खोरठा इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोत्र की संख्या हमने बताया कि गोत्र की संख्या होती है 7। पवित्र नदी होता है दामोदर, भाषा परिवार होता है एस्ट्रो एशियाटिक, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि करमाली जनजाति में जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं ना, उसे मालिक के नाम से जाना जाता है। मालिक के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और करमाली जनजाति में आप कमेंट करिएगा कि करमाली जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि करमाली जनजाति द्वारा बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल के लिए कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। बोलचाल के लिए
लेकिन अगर आपसे मातृभाषा पूछेगा तो आपने बता दिया है कि मातृभाषा आपको याद रखना है, खोरठा ही याद रखना है, ठीक है ना। मातृभाषा अगर पूछे तब आपको आंसर खोरठा करना है, लेकिन बोलचाल की भाषा करें तब आपको आंसर क्या करना है बताइए, तब आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि करमाली भाषा। करमाली भाषा, हालांकि करमाली भाषा जो है ना ये कुरमाली या करमाली कह सकते हैं, ये सदानों की विभाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं ए इसका सही आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिए करमाली जनजाति से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना था। तो अभी हमने पूछा था आपसे, क्या पूछा था कि इसके वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा हथुआ कहा जाता है या फिर पोन भी कहा जाता है। हालांकि पोन बहुत सारी जनजाति में, जैसे हो जनजाति में, संथाल जनजाति में, बहुत सारी जनजाति में पोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो टूसू पर्व होता है ना, टूसू पर्व को अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो या तो आप कह सकते हैं मीठा पर्व के नाम से जाना जाता है या फिर बड़का पर्व के नाम से जाना जाता है टूसू पर्व को। ये आपको याद रखिएगा। टूसू एक लड़की का नाम है, कभी टाइम मिला तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में एक स्टोरी बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो, ठीक है। चलिए टूसू पर्व कब मनाया जाता है ये भी आंसर कर दीजिएगा, कब सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनका जो गुड़ी के लिए, गुड़ी ओझा के लिए, या बोल सकते हैं कि जो ये ओझा के लिए जो पवित्र जगह का यूज़ करते हैं उस पवित्र जगह को क्या बोला जाता है, तब याद रखिएगा देवकरी बोला जाता है। जहाँ पर ओझामती किया जाता है ना, जिस स्थान को, उस पवित्र स्थान को क्या बोला जाता है, तो देवकरी बोला जाता है। ये भी आप करमाली जनजाति से रिलेटेड याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा करमाली जनजाति से कि ये धातु शिल्प कला में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये करमाली जनजाति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर इनका जो निवास देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए हज़ारीबाग में देखने को मिलेगा, संथाल परगना वाले क्षेत्र में, रांची वाले क्षेत्र में, बोकारो वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक आपको हज़ारीबाग में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलेगा, तब आप आंसर क्या करेंगे, हज़ारीबाग में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। और जातीय पंचायत के प्रमुख को हमने बताया ना कि क्या कहा जाता है, तो मालिक कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करमाली जनजाति से आप याद रखिएगा कि इसके वधु मूल्य, हालांकि हमने बताया लेकिन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हथुआ या फिर पोन, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इनका क्या है, मुख्य वधु मूल्य है। चलिए तो आंसर करिए इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो जितने भी आंसर कर रहे थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि करमाली, जितने भी आंसर कर रहे थे ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर करिए कि करमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो इसके बारे में हमने बताया था, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दो चीज़ आपको याद क्या रखना है कि अगर आपसे पूछे कि बोल चाल की भाषा कौन सी है, ठीक है, बोल चाल की भाषा कौन सी है अगर आपसे पूछे, तब आपको आंसर क्या करना है बताइए। बोल चाल की भाषा अगर आपसे पूछेगा तब आप आंसर करेंगे करमाली आंसर करेंगे, राइट। लेकिन वही अगर आपसे पूछ ले कि मातृभाषा कौन सी है, अगर मातृभाषा अगर आपसे पूछे तब आप आंसर क्या करेंगे, खोरठा आंसर करेंगे, ठीक है, खोरठा आंसर करेंगे, दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग। और भाषा परिवार पूछेगा तो एस्ट्रो एशियाटिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका सही आंसर बन जाएगा। आगे आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 5 का कि झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है, तब आपका आंसर क्या होता बताइए, तब आपका आंसर होता हज़ारीबाग, तब आपका आंसर क्या हो जाता, हज़ारीबाग इसका आंसर हो जाता। तो आंसर क्या करेंगे इसका बताइए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हज़ारीबाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, अगर सर्वाधिक पूछता। लेकिन यहाँ पर संकेंद्रण पूछा है तब इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे, यानी कि हज़ारीबाग, कोडरमार, चतरा, तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी डी आंसर कर रहे हैं ना, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 का आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि करमाली जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर बता दीजिएगा कि निम्न कथन कौन सा सत्य है, इसका सही आंसर आपको बताना है। फटाफट से आंसर करिएगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी को इसका आंसर करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 का सही आंसर बताइए कौन सा सत्य है। चलिए पहला ऑप्शन की हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है।
उसके बाद इस जनजाति में पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है, राइट। और इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन या हडुआ कहा जाता है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आंसर करेंगे। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं ना, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गैस क्वेश्चन नंबर 7 की। आंसर करेगा 7 का सही आंसर क्या होगा कि करमाली जनजाति में कुल गोत्र कितने पाए जाते हैं। तो शुरुआत में हमने बताया था ना कि टोटल कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं 7 गोत्र, बिल्कुल 7 गोत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा परिवार एस्ट्रो एशियाटिक और बोलचाल की भाषा करमाली और इनकी मातृभाषा खोरठा, इसके बारे में हमने बात किया था। इसके अलावा आप ये भी याद रख लीजिएगा कि करमाली जो जनजाति ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत के प्रमुखों को क्या कहते हैं बताइए। ग्राम पंचायत के प्रमुखों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मालिक कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिल सकता है, मालिक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। प्रमुख देवता अगर आपसे पूछे तो सिंह बोंगा इसका प्रमुख देवता है गाइस, सिंह बोंगा है ना, सिंह बोंगा इनका प्रमुख देवता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और धातु शिल्प कला में काफ़ी एक्सपर्ट होती है ये जनजाति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नया हम बात कर लेते हैं कि पुजारी को क्या कहा जाता है। पुजारी को करमाली जनजाति में क्या कहा जाता है बताइए। तो या तो नाया कहा जाता है, नाया, या आप पाहन कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं 7, जितने भी आंसर कर रहे हैं 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आंसर करेगा कि इनमें से कौन सा विवाह करमाली जनजाति में प्रचलित है। कौन सा विवाह, हाँ बताइएगा कौन सा विवाह प्रचलित है। तो देखिए आयोजित विवाह भी है, विनिमय विवाह भी है और डोको विवाह भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विवाह इसमें प्रचलित है करमाली जनजाति में, ये आपको याद रखना है। आंसर करेगा कि करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले टूसू पर्व को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था और इसका आंसर भी सभी की तरफ से आना चाहिए। और फटाफट से इसका आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा। तो बिल्कुल दोनों के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, यानी कि मीठा पर्व के नाम से भी और बड़का पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी उपरोक्त दोनों आंसर कर रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि शुरुआत में ही हमने बताया था कि टूसू पर्व को किस किस नाम से, तो मीठा पर्व और बड़का पर्व के नाम से जाना जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि टूसू क्या है, तो टूसू एक लड़की का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, आंसर करिए। तो लोहा का कार्य करना इनका मुख्य पेशा होता है गैस, लोहा का कार्य करना इनका मुख्य पेशा होता है, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ से पाहन का नाम याद रख लेना है। पाहन का नाम अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। आप क्या क्या बोल सकते हैं बताइए। एक तो आप नाया बोल सकते हैं, नाया, या फिर क्या बोला जाता है बताइए, पाहन भी बोला जाता है ना। इसके पुजारी को ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पुजारी को पाहन के नाम से या फिर नाया के नाम से जाना जाता है। और वधु मूल्य तो आपको याद रखना ही है। वधु मूल्य कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है वधु मूल्य को, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बार बार से पूछा जाता है। हथुआ या हड़ुआ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद पोन, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही करमाली जनजाति का क्या है, वधु मूल्य है, ये आपको याद रखना है। और करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत को मालिक बोलते हैं, ये हमने कई दफ़ा बता रखा है। प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से बिलोंग करता है। उनकी भाषा कौन सी है, कुरमाली है, और मातृभाषा खोरठा है। देवता सिंह बोंगा है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एक चीज़ क्या याद रखना है कि जहाँ पर ये ओझीमती का काम करते हैं, ओझामती का काम करते हैं, गुनी का काम करते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा देवकरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवकरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेंगे, यानी कि करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तो लोहार का कार्य करना, लोहा का कार्य करना। लोहा से रिलेटेड हमने बताया था ना कि धातु शिल्प में कला में काफ़ी दक्ष होते हैं और लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं ये जनजाति, ठीक है। फटाफट से बता दीजिएगा कि ये जो करमाली जनजाति है पवित्र नदी कौन सी नदी को मानती है, बताइए। नेक्स्ट कि यह एक शिल्पकार जनजाति है। हमने बताया था कि शिल्पकार जनजाति है, इसके बारे में शुरुआत में हमने बताया था। उसके बाद ही बता दीजिएगा कि यह जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण होते हैं। हाँ, इसके बारे में भी हमने बात किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा, दोनों को दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो आंसर क्या करेंगे,
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेंगे, यानी कि जितने भी ऑप्शन नंबर आप सी चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिल्पकार से रिलेटेड यहाँ पर आप समझिए कि लोहे का उपकरण बनाने से रिलेटेड है, ठीक है ना, लोहे के उपकरण बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इसको शिल्पकार जनजाति भी कह सकते हैं। हालांकि शिल्पकार जनजाति महली जनजाति को भी कहा जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर में बात किया था कि शिल्पी जनजाति या शिल्पकार जनजाति के रूप में महली जनजाति जानी जाती है, लेकिन करमाली जनजाति को भी हम शिल्पी या शिल्पकार जनजाति कह सकते हैं, क्योंकि ये भी धातु से बनाने में मतलब धातु के उपकरण बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, और महली जनजाति ये बांस के उपकरण बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आंसर करेगा नेक्स्ट कि करमाली जनजाति के प्रमुख देवता कौन होते हैं। तो प्रमुख देवता लगभग कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, सिंह बोंगा, जो किसके प्रतीक होते हैं बताइए, ये सूर्य के प्रतीक होते हैं, सूर्य के प्रतीक होते हैं सिंह बोंगा, ये आप जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, करमाली जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है, आंसर कर दीजिएगा। तो सही आंसर आ जाना चाहिए, पाहन और नाया दोनों कहा जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। और हमने बताया था ना कि ओझा के जो पवित्र स्थान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, अभी तुरंत हमने बताया था, तो याद रखिएगा इसे किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो देवकरी के नाम से जाना जाता है। जो ओझा गुणी का जो प्रमुख स्थान होता है या पवित्र स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो देवकरी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। और इसके पुजारी को क्या बोला जाता है, नाया बोला जाता है और पाहन बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। ओके 14 का आंसर करेगा कि करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है। ये लीजिए अभी तुरंत आ गया और हमने बताया भी था, और इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमने अभी पुजारी बताया था ना, पुजारी अब तक आपको याद हो गया होगा कि पुजारी को किस नाम से जाना जाता है, या तो हम नाया के नाम से जानते हैं या तो पाहन के नाम से जानते हैं, पाहन के नाम से जानते हैं, ये हमने बताया था। लेकिन आपको बताना है कि ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो देवकरी के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर आना भी शुरू हो गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जितने भी बी चूज कर रहे हैं ना, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। ओके नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, सभी की तरफ से आना चाहिए कि करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इसके बारे में भी अभी हमने कुछ देर पहले ही बहुत बढ़िया से बताया था कि अत्यंत पवित्र नदी किस नदी को मानते हैं। तो आपका आंसर आना शुरू हो गया है, दामोदर नदी, बहुत ही बढ़िया, दामोदर नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं। और दामोदर नदी से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि निकलती कहाँ से है, तो टोरी लातेहार चूल्हा पानी वाले जगह से निकलती है, टोरी लातेहार से निकलती है। अपवाह क्षेत्र याद रखिएगा कम से कम कि 12,800 इनका क्या होता है, अपवाह क्षेत्र होता है। डिस्टेंस की बात करते हैं तो 590 किलोमीटर या 92 कर लीजिए, 92 किलोमीटर और 290 किलोमीटर आपका जो होता है ना, ये जो है ये इसका डिस्टेंस होता है, झारखंड में 290। ठीक है, दामोदर नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो देव नदी के नाम से जाना जाता है, और बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, सोन नदी की बात करते हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये निकलती है, पहले बात तो ये है। और दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन सा बताइए, तो हिरण्यवाह के नाम से, हिरण्यवाह के नाम से, और दूसरा सोनभद्र के नाम से ये नदी जानी जाती है, ये आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है, पहली बात थी। और दूसरी बात ये कि यहीं पर हुंड्रू फॉल है, जिसकी ऊंचाई आपको 320 फीट देखने को मिलेगा, 320 फीट, या मीटर में बात करेगा तो 98 मीटर, इसके बारे में भी हमने बताया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी जो है करमाली जनजाति इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
ये लीजिए, अब यहाँ से हम बैगा जनजाति करने वाले हैं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाते मस्जिदों और मंदिरों में पूजा करने। ये आस्था ही तो है जो एक पत्थर को भी भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। चलिए अब यहाँ से बैगा जनजाति देखते हैं और फटाफट से बैगा जनजाति का आप आंसर करेगा कि सही आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। बैगा जनजाति से रिलेटेड सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि बैगा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है। ये आपको इसका आंसर बताना है। तो आपने आंसर कर दिया है द्रविड़, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी सी आप लोग आंसर कर रहे थे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। बता दीजिएगा, आपको बताना है कि चलिए तो इसका आंसर क्या करेंगे गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसका आंसर करेगा कि झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण है। बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है, इसका आंसर आपको करना है और फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा कि बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। सभी को आंसर कर दीजिएगा, बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए पलामू में भी है, रांची में भी है, हजारीबाग में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी चूज़ कर रहे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी जितने भी आंसर कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बैगा जनजाति से रिलेटेड। अच्छा, इसका अगर प्रमुख नृत्य की बात करते हैं, देखिए बात करते हैं बैगा जनजाति से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के। तो सबसे पहली बात तो ये आप याद रखिए कि ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनका जो प्रमुख नृत्य होता है वो कर्मा होता है, ठीक है, कर्मा होता है, ये याद रखना। पवित्र पशु पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। अगर आपसे पूछे कि पवित्र पशु कौन सा है होता है इनका, तो बाघ होता है, बाघ इनका पवित्र पशु होता है, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है, इस जनजाति में किसी तरह का कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि कोई भी टोटेम नहीं पाया जाता है, किसी भी तरह का टोटम नहीं पाया जाता है, गोत्र नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, और भी क्या याद रख सकते हैं बता दीजिएगा कि इनके जो सामुदायिक पंचायत के मुखिया होते हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है बैगा जनजाति से रिलेटेड। याद रखिएगा कि इनका जो पंचायत का मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया किस नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि मुकद्दम के नाम से जाना जाता है, मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा कि पलामू में भी है, रांची में भी है और हजारीबाग में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जितने भी डी आप लोग आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी सब पे करेक्ट आंसर। आगे आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 का कि बैगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है, तो आप आंसर करेगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, जी हाँ, आंसर सही है। उसके बाद देखिए बैगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है, हाँ, इसके बारे में भी हमने बहुत पहले पढ़ा था, तो बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बैगा जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है, हाँ, ये भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी डी चूज कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। अभी तुरंत हमने बताया था कि क्या कहलाता है, फटाफट से बता दीजिएगा। और बैगा जनजाति से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, जो हर हाल में आपको याद रखना है। एक तो याद रखिए कि द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है। मुख्य नृत्य आपका कर्मा देखने को मिलेगा। पवित्र पशु बाघ है इनका, बाघ इनका पवित्र पशु है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए, ठीक है। मुकद्दम कहा जाता है, आप जानते हैं, तो मुकद्दम इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुकद्दम कहा जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर करेगा कि इनमें से कौन सा बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो प्रमुख नृत्य कौन सा है, 5 का करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल कर्मा इनका जो है ना प्रमुख नृत्य है, कर्मा जो है ये प्रमुख नृत्य होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सही आंसर है।
आगे आंसर करेगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए कि बैगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य कथन को बताना है और 6 का सही आंसर बता दीजिएगा कि असत्य कौन सा है। चलिए बता दीजिए। इसका सही आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है कि इस जनजाति में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, नहीं, संयुक्त परिवार होता है। उसके बाद है इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दर्शन इसको कर लीजिए दर्शन शैली नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और इस महिलाओं द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दर्शन शैला, इसको दर्शन कर लीजिए। दर्शन शैला नृत्य जो है ना पुरुषों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और जो रीना है ये महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बैगा जनजाति के वर्ष का प्रारंभ वर्ष कौन सा होता है, यानी कि जो इनका जो प्रारंभ वर्ष होता है, 7 का आंसर करेगा। प्रारंभ वर्ष कौन सा होता है, तो याद रखिएगा चरेता। चरेता याद रखना आपको, चरेता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी बनेगा चरेता, ठीक है। और चरेता एक पर्व भी होता है गाइज, जो याद रखिएगा कि इसमें बच्चों को बाल भोज कराया जाता है, ये भी हम आगे देख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इसका सही आंसर है। और इसके पंचायत का मुखिया तो आपको याद रखना ही है, मुकद्दम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुकद्दम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या बात किया था कि जो पुरुष का नृत्य होता है उसे किस नाम से जानते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा दर्शन या शैला के नाम से, ठीक है। या तो दर्शन के नाम से जाना जाता है या तो शैला के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और जो महिलाओं का होता है, फीमेल का होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए, उसको रीना के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा, रीना के नाम से। पुरुषों के द्वारा जो नृत्य होता है उसे दर्शन या शैला के नाम से, और जो महिलाओं के द्वारा होता है उसे रीना के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आंसर करेगा कि चरेता पर्व के दौरान क्या होता है बताइए। चरेता पर्व के दौरान क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। देखिए हमने बताया था ना कि बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैगा जनजाति में जो 9 वर्षों पर जो पर्व का आयोजन होता है उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसको रसनावा कहा जाता है, रसनावा कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो बच्चों को बाल भोज कराया जाता है उसे चरेता पर्व के नाम से जाना जाता है, चरेता पर्व, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आंसर करिएगा कि बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, 9 का सही आंसर आपको बताना है, बिल्कुल रसनावा। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था। तो रसनावा, जितने भी आंसर कर रहे हैं रसनावा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसनावा, ठीक है। और चरेता के बारे में हमने बताया ना कि चरेता जो होता है ये बच्चों को बाल भोज कराया जाता है, वो इससे रिलेटेड है चरेता, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, रसनावा आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा 10 का सही आंसर क्या बनेगा। लीजिए कि बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा आपको बताना है और सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा, प्रमुख पेशा बताना है, बताइए प्रमुख पेशा क्या होता है। तो वैद्य व तंत्र मंत्र जो होता है ना, इसका मुख्य पेशा होता है। जैसे कि हमने बात किया था ना कि बैगा का अर्थ ही होता है, ठीक है। हाँ, वैद्य तंत्र मंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वैद्य और तंत्र मंत्र बैगा जनजाति का मुख्य पेशा होता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रचलित विवाह कौन सा होता है, याद रखिएगा, मंगनी इनका प्रमुख पेशा होता है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं इनका प्रमुख देवता, तो बड़ा देवता इनका मुख्य देवता होता है जो कि सखुआ वृक्ष में निवास करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके और भी देवता होते हैं, जैसे ठाकुर देव होते हैं, धरती माता होती हैं, रातमाई होती हैं, फिर उसके बाद आजीदती होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कम से कम याद रखना है कि इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो बड़ा देव के नाम से जाना जाते हैं, जो कि कहाँ पर, तो सखुआ वृक्ष में निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। ये लीजिए कि निम्न में से कौन बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। प्रमुख देवता कौन से हैं बता दीजिए।
तो बड़ा देव है ना, बड़ा देव इनका प्रमुख देवता है, हमने बताया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही आंसर बनेगा। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हमने बताया कि ठाकुर देव, आप याद रख सकते हैं, ठाकुर देव भी इनका प्रमुख देवता होता है। उसके बाद धरती माई भी होती हैं, है ना, धरती माई भी होती हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि रात माई भी होते हैं, रात माई भी इनके प्रमुख देवता होते हैं। लेकिन सर्व प्रमुख देवता की बात करेंगे तो ये बड़ा देव के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, बड़ा देव। और निवास कहाँ करते हैं, हमने बताया कि ये निवास कहाँ करते हैं। अगर आपसे पूछ रहे कि ये निवास कहाँ करते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा सखुआ, सखुआ, याद रखिएगा। और सखुआ वृक्ष का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बड़ा देव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता यानी कि बड़ा देव का निवास किस वृक्ष को मानते हैं। देखिएगा, मैंने लाइक करने के लिए एक बार भी नहीं बोला है, तो फटाफट से एक एक लाइक सभी लोग ईमानदारी से कर दीजिए जो नहीं किए हैं। ठीक है, एक एक शेयर भी कर दीजिएगा, मात्र एक ही शेयर करना है आपको। ठीक है, और जो नए हैं चैनल पर ना, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे दोनों ही टाइम बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए। और झारखंड जी के जो सुबह वाला सीरीज चल रहा है, सबसे ज़बरदस्त सीरीज़ है, जो कि लोग पेड बैच में चलाते हैं, और ये आपको फ्री कॉस्ट मिल रहा है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बनता है कि आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, तहे दिल से सब्सक्राइब करें, और लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, चलिए आंसर करेगा। हाँ बिल्कुल, पेड कोर्स इसी तरीके से बेचा जा रहा है गाइस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का पेड कोर्स नहीं, बल्कि आप यहीं से अगर अच्छे से वीडियो देख लेते हैं धैर्यपूर्वक, तो 120 में से 120 सब्जेक्ट जैसे सीजन में डेफिनेटली ला सकते हैं। हम करंट अफेयर का भी सीरीज़ बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो और भी अच्छे अच्छे सीरीज़ लाए जा सकते हैं। 12 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल सखुआ के वृक्ष या साल का वृक्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देवता, तो बड़ा देव आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि साल वृक्ष जो होता है का प्रमुख निवास होता है। अगर हम बात करें बड़ा देव का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, बैगा जनजाति के लोग इनमें से किस पशु को पवित्र मानते हैं, इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बाघ को, हमने बताया था ना शुरुआत में ही कि बाघ को ये पवित्र मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बैगा जनजाति से रिलेटेड एक बार सारे के सारे रिवाइज करिए कि इनका जो देवता होता है बड़ा देव होता है, बड़ा देव, जो कि कहाँ पर, तो सखुआ या साल के वृक्ष में निवास करते हैं। उसके बाद इनके जो प्रमुख पशु होते हैं बाघ होते हैं, ये हमने बात किया था। अगर प्रजाति की बात करें तो द्रविड़ प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं। प्रमुख नृत्य की बात करें तो कर्म इनका प्रमुख नृत्य होता है। ठीक है, और भी अगर हम बात करते हैं तो जो पुरुष नृत्य करते हैं, जो पुरुष नृत्य करते हैं उसे दर्शन या शैला के नाम से जाना जाता है, दर्शन या शैला के नाम से जाना जाता है। और जो महिलाएं नृत्य करती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा रीना के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बताया था चरेवा, चरेता के बारे में हमने क्या बताया था, चरिता के बारे में हमने बताया था, चरिता के बारे में कि बच्चों को बाल भोज कराया जाता है, ये चरिता होता है। उसके बाद एक और हमने बताया था रसनावा, रसनावा में हमने बताया था कि बैगा जनजाति में जो 9 वर्षों पर जो पर्व का आयोजन होता है, याद रखिएगा रसनावा पर्व का आयोजन 9 वर्षों पर होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, तब याद रखिएगा कि मुकद्दम कहा जाता है। हमने बताया था कि मुकद्दम कहा जाता है इसके पंचायत को, मुखिया को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए किस पशु को पवित्र मानते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि बाघ को ये पवित्र मानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से खोंड जनजाति देख रहे हैं, बहुत कम बचा हुआ है, आपके धैर्य की हम सराहना करते हैं। और बताइएगा नेक्स्ट 12 नंबर हम लोग यानी कि 12वीं जनजाति को पढ़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक एक लाइक करिए आप लोग, और जो नए लोग हैं ना फटाफट से एक एक सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है ना। और शेयर कर दीजिएगा गाइस, एक एक शेयर सभी लोग ईमानदारी से कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है, चाहे व्हाट्सअप का है, टेलीग्राम का है, कुछ का भी है, एक एक शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना बहुत मस्ट है गैस,
ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लिए और अच्छे अच्छे सीरीज लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि खोंड जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपसे पूछा है, सत्य नहीं है ये पूछा हुआ है, तब इसका आंसर करना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिए। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है खोंड जनजाति से रिलेटेड। ये देखिए पहला आपको देखने को मिल रहा है कि यह झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। उसके बाद तीसरा है आपके पास कि इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में है। देखिए एक साथ आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप इसका आंसर बता सकते हैं कि सारे के सारे सही हैं, राइट। ऑप्शन नंबर है ना डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको ये सारे के सारे फैक्ट के रूप में आप याद रखिए कि ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा की प्रजाति इसका द्रविड़ प्रजाति है, ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा आपको याद रखना क्या है कि इसका सर्वाधिक संकेंद्रण अगर आपसे पूछे तो ये तीसरा फैक्ट हो गया संथाल परगना। इन सारी चीज़ों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा खोंड जनजाति से रिलेटेड। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अगर पूछ लिया जाए कि इनकी भाषा कौन सी है, अगर भाषा आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा भाषा ही ज़्यादातर पूछा जाता है, कोंधी पूछा जाता है ना, कोंधी इनकी प्रमुख भाषा होती है, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो नर बलि की प्रथा है ना इसमें काफ़ी विद्यमान है, नर बलि। और नर बलि को किस नाम से जाना जाता है बताइए। ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सामाजिक क्या बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ख़राब प्रथा है गाइस, जिसको नर बलि प्रथा के नाम से जाना जाता है। और एग्जैक्टली नाम क्या है उसका इस जनजाति में, खोंड जनजाति में, तो याद रखिएगा मरीहा प्रथा। ये पूछा जाता है कि मरीहा प्रथा यानी कि नर बलि की जो प्रथा होती है ये किस जनजाति में विद्यमान है, तो याद रखिएगा ये खोंड जनजाति में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या करेंगे कि ये अल्पसंख्यक जनजाति है, बिल्कुल सही है। उसके बाद द्रविड़ से है, संकेंद्रण संथाल परगना में है, राइट। चलिए तो आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइएगा कि खोंड जनजाति की भाषा कौन सी है। खोंड जनजाति की भाषा कौन सी है, तो अभी तुरंत हमने बताया था ना कि कोंधी इनकी प्रमुख भाषा है, यानी कि जनजातीय भाषा कौन सी है तो कोंधी है। और नर बलि को तो आपको याद रखना ही है कि नर बलि को किस नाम से जाना जाता है इस जनजाति में, तो याद रखिएगा नर बलि को किस नाम से जाना जाता है, तो मरीहा प्रथा के नाम से जाना जाता है, मरीहा, ठीक है, मरीहा प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं मज़े की बात बताऊं, अगर 2011 की जनगणना की बात करेगा ना तो मात्र इनकी जनसंख्या 221 है। ओ माय गॉड, मात्र 221 इसकी जनसंख्या है। और संथाल परगना में इनका मुख्य निवास स्थान है। अब जानते हैं द्रविड़ प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं, जैसे कि शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। और इसके 3 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। खोंड जनजाति के 3 टाइप्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको कुहिया देखने को मिलेगा, कुहिया, कुहिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखिएगा तो डोंगरिया आपको देखने को मिलेगा, डोंगरिया, ठीक है, डोंगरिया है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको देशिया देखने को मिलेगा, देशिया। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुहिया में क्या आपको याद रखना है, तो पहाड़ों में निवास करते हैं ये जनजाति। अगर हम खोंड जनजाति के टाइप की बात कर रहे हैं तो टोटल 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमने बताया कि कोहिया जनजाति जो है ना, कोहिया खोंड जनजाति, ये पहाड़ों में निवास करती है। उसके बाद डोंगरिया की बात करते हैं तो पहाड़ों के निचली तल्ली में रहकर ये बागवानी का काम करते हैं। निचले तल्ली में रहकर बागवानी का काम कौन करती है, तो याद रखिएगा डोंगरिया, ठीक है। उसके बाद देशिया की बात करते हैं तो समतल भूमि में रहकर ये कृषि का कार्य करती है, ठीक है ना, ये समतल भूमि में रहती है और कृषि का कार्य करती है। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो कुहिया और डोंगरिया जनजाति है ना, ये क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक कुहिया याद रखिएगा और डोंगरिया, कुहिया और डोंगरिया दोनों ही क्या करते हैं कि स्थानांतरित कृषि करते हैं, यानी कि झूम कृषि करते हैं। उसका अलग एक नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, पोड़चा कहा जाता है उसे। जो झूम कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसे पोड़चा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा जनजाति, तो याद रखिएगा एक तो कुहिया और डोंगरिया दोनों जो करते हैं झूम कृषि करते हैं, यानी कि स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसे पोड़चा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और इनका जो ग्रामीण संगठन होता है गाइस, ये पूछा भी जाता है कि इनके ग्रामीण संगठन को क्या बोला जाता है,
ग्रामीण संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो गौटिया के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। इसके मुखिया को क्या, ग्रामीण संगठन का जो मुखिया होता है, मुखिया जो होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पूछा जाता है, तो गौटिया के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसके प्रमुखों को, ठीक है। इसके मुखिया को गौटिया के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ तो आपको और याद रखना है कि 100% हिंदू अपने आप को ये जनजाति मानती है, 100% अपने आप को, यानी कि 100% ये क्या करती है, अपने आप को हिंदू मानती है, प्योर हिंदू मानती है ये जनजाति। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन थी। और इसके नरबली प्रथा को तो आपको हर हाल में याद रखना है कि मारियाह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? तो अभी हमने बताया था ना कि गौटिया कहलाता है गाइस, गौटिया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और भाषा तो आपको याद रखना ही है कि इनकी भाषा कौन सी है, बताइए, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कौन सी इनकी भाषा है, इनकी भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी इनकी भाषा है, पहली बात तो ये। और जो प्रथा है ना, नरबली की प्रथा, नरबली है ना, नरबली की जो प्रथा है ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा बताइए, सभी को बता सकते हैं, तो आपको याद रखना मारियाह कहा जाता है, मारियाह प्रथा कहा जाता है। नरबली की प्रथा विद्यमान है खोंड जनजाति में। और 2021 की जनगणना के अनुसार माने तो 221 मात्र इसकी जनसंख्या है, तो ये भी एक फैक्ट है अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि खोंड जनजाति में संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं, गौटिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताना है कि खोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, आपको 4 का करेक्ट आंसर बताना है। और सभी को आंसर करिएगा कि खोंड जनजाति से रिलेटेड इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है, हाँ प्रचलित है भाई। उसके बाद इस जनजाति में प्रचलित नवाबंद त्यौहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है, बिल्कुल है, नवा खाने की तरह है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए इस जनजाति में नरबली की प्रथा प्रचलित है, हाँ बिल्कुल, मैं तो बार बार बता रहा हूँ कि नरबली की प्रथा प्रचलित है। और नरबली की प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मारियाह के नाम से जानते हैं, मारियाह के नाम से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी कथन क्या है, उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी डी चूज करना चाहते हैं या डी चूज कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 5 का कि खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, मुख्य पेशा क्या है। हाँ 5 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, मुख्य पेशा क्या है। 5 का आंसर हो जाएगा कृषि और मजदूरी करना, इनका मुख्य पेशा होता है गाइस, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी चूज कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर करेगा, सही आंसर क्या हो जाएगा कि खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। और किस जनजाति के द्वारा, अगर हम बात करते हैं खोंड में भी अगर हम कैटेगराइज करते हैं, तो जो कुहिया खोंड है और डोंगरिया खोंड है, ये दोनों का जो कृषि होता है ना, उसे झूम कृषि को क्या कहते हैं, यानी कि स्थानांतरित कृषि को क्या करते हैं, कहते हैं जो जहाँ तहाँ ठहर के करते हैं उसको करते हैं पोड़चा कहते हैं, याद रखिएगा। खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पोड़चा के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी कुहिया, एक तो कुहिया खोंड आपको याद रखना है और डोंगरिया खोंड, ठीक है। हमने बताया इसके बारे में कि टोटल 3 खोंड आपको देखने को मिलते हैं, हमने बताया था ना गाइस कि टोटल 3 खोंड आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपको कुहिया खोंड देखने को मिलेगा, उसके बाद डोंगरिया हो जाएगा, है ना, और तीसरा याद रखिएगा देशिया। ये 3 टाइप्स क्या होते हैं, ये खोंड जनजाति के टाइप्स होते हैं। जिसमें कुहिया के बारे में बताए थे कि ये मतलब पहाड़ों के भागों में निवास करते हैं। और उसके बाद डोंगरी के बारे में हमने क्या बताया था, डोंगरिया नाम ही पता चल रहा है, डोंगरी किसे कहते हैं, निचले वाले पार्ट को कहते हैं, तो पहाड़ों के निचले तल्लों में रहकर बागवानी का काम करती है, इसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि जो देशिया है ये समतल भूमि में रहकर क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं। और जो कुहिया है और डोंगरिया है, वो दोनों क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, यानी कि झूम कृषि करते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है, ये पोड़चा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किस जनजाति के द्वारा, तो एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। एक तो कुहिया जनजाति गैस, और दूसरा कौन जनजाति बताइए, तो डोंगरिया जनजाति, डोंगरिया, ठीक है। आपको ये याद होना जाना चाहिए, दोनों ही जनजाति करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं ना, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोड़चा इसका सही आंसर है, राइट। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को किस नाम से जाना जाता है। नरबली को किस नाम से जाना जाता है हमने कई दफ़ा बताया है, तो बिल्कुल अब आंसर स्पीड से आना शुरू हो गया है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मारियाह कहा जाता है। मारियाह प्रथा जो कि एक नरबली प्रथा है, ठीक है। और आपको एक चीज़ क्या याद रखना था गाइज कि इसकी भाषा को क्या बोला जाता है, इनकी भाषा को बताइए, इनकी भाषा को क्या बोला जाता है। तो शुरुआत में ही हमने बताया था इनकी भाषा को कोंधी बोला जाता है, याद रखिएगा इनकी भाषा को कोंधी बोला जाता है। द्रविड़ प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं, हमने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप को क्या मानते हैं, 100% हिंदू मानते हैं खोंड जनजाति, ठीक है। और इनका जो ग्रामीण संगठन का मुखिया होता है वो किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा गौटिया के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं खोंड जनजाति की, तो खोंड जनजाति के जो ग्रामीण संगठन होता है उसके प्रमुख को, उसके मुखिया को किस नाम से, तो गौटिया के नाम से जानते हैं। प्रमुख को आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और नरबली को किस नाम से जानते हैं, तो मारियाह के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमने बताया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी सी आप लोग चूज़ कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि खोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, बताइएगा इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, इसका बता दीजिएगा। तो प्रमुख देवता आपको या तो बेलापून देखने को मिलेगा या बुरा पेनू इसे बोला जाता है, बुरा पेनू भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बुरा पेनू भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बेलापून को क्या बोला जाता है, बेलापून को इनका प्रमुख देवता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ और भी इनका प्रमुख देवता है, जैसे ग्राम देवता है, ठाकुर देवता है, फिर उसके बाद मरांग बुरु है, ये सारे के सारे हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पेशा हमने बताया था ना, पेशा क्या बताइए, कृषि और मजदूरी इनका पेशा है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं बेलापून आंसर कर रहे हैं, बेलापून इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का कि खोंड जनजाति के प्रमुख देवता बेलापून इनमें से किस देवता से संबंधित है। बेलापून किस देवता से संबंधित है, आपको 9 का सही आंसर बताना है, सभी की तरफ से आना चाहिए। देखिए झारखंड के जो अधिकांश जनजातियाँ लगभग जनजातियाँ हैं जो है ना, इनका चाहे सिंह बोंगा हो या धरती माई हो या गोराई गोसाई हो, कुछ भी हो, सारे के सारे प्रतीक इसके होते हैं, सूर्य के प्रतीक होते हैं। आपको ज़्यादातर सिंह बोंगा हो, है ना, सूर्य के प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं, सूर्य देवता के रूप में देखने को मिलते हैं। अब देखिए खोंड जनजाति से रिलेटेड एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि यह अल्पसंख्यक जनजाति है, जिसका मात्र जनसंख्या 2011 के जनसंख्या के अनुसार 221 मात्र इसकी जनसंख्या है। उसके बाद याद रखना है कि ये प्रजाति इसकी कौन सी है, तो द्रविड़ इसकी प्रजाति है। गाइज अगर सेशन अच्छा लगता है ना तो एक लाइक कर दीजिए, सभी को एक लाइक, राइट। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है और वो ऐसे सेशन है जो आपको सच में सारी चीज़ें याद हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसके लिए एक लाइक बनता है और फटाफट से क्या करिए, सभी लोग नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है आपके पास, ठीक है। चलिए तो द्रविड़ प्रजाति है, ये हमने बात किया था। सर्वाधिक संकेंद्रण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो संथाल परगना वाले एरिया में देखने को मिलेगा। और इनकी भाषा हमने बताया था कि इनकी भाषा कौन सी है, बताइए। भाषा हमने बताई थी, आपको पता होना चाहिए कोंधी जनजाति, मतलब कोंधी भाषा इनकी होती है, ये आपको याद रखना है, कोंधी भाषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने बताया था कि इसके जो ग्राम संगठन के मुखिया होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो गौटिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया था कि इस जनजाति में जो होता है ना, वरमाला प्रथा भी प्रचलित है और नरबली प्रथा भी प्रचलित है। नरबली प्रथा जिसे मारियाह के नाम से जानते हैं, मारियाह के नाम से जानते हैं, ये हमने बताया था। मुख्य पेशा क्या बताया था कि मजदूरी और कृषि इनका मुख्य पेशा होता है, जिसमें हमने बताया था कि ये झूम कृषि भी करते हैं, यानी कि स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको पोर्चा के नाम से जाना जाता है, पोर्चा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी हमने बात किया था। उसके बाद हमने बात किया था कि प्रमुख देवता जो होते हैं वो बेलापून होते हैं, ठीक है, बेलापून इनके प्रमुख देवता होते हैं, उसके बारे में भी हमने बात किया था। और बेलापून जो होता है
ये किससे संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित हैं। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। तो जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक एक लाइक करके और इसकी संख्या एकदम बिल्कुल भूचाल की तरह बढ़ा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग कल डिस्कस कर रहे होंगे किसान जनजाति, बंजारा जनजाति, बिंजिया जनजाति और एक और जनजाति डिस्कस करेंगे गोंड जनजाति। गोंड जनजाति अलग है गाइस, गोंड जनजाति अलग है, ठीक है। और एक खोंड जनजाति अलग है, खोंड जनजाति अलग है, दोनों ही अलग जनजाति है, आपको ये ध्यान रखना है। गोंड जनजाति जो कि आप जानते हैं कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। खोंड जनजाति जो है ना, ये गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और पहली जनजाति भील जनजाति है। वही वाला गोंड के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? एक बार सारे लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। सभी लोग एक एक कमेंट करिएगा और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए